एलेट वेव जो है वो आपकी दोनों पे काम करती है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग किसी पे भी, बेसिकली ये साइकोलॉजी है। तो मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आरईसी कितना जाएगा, पीएफसी कितना जाएगा उसे मालूम नहीं है मुझे कितना जाएगा। मुझे ये देखा मैंने कि वो स्टॉक 2010 से लिस्ट हुआ और 2023 तक एक रेंज में चला, वो मंथली स्केल है, रेंज थोड़ा बड़ा होगा नो डाउट, बट एक रेंज में ही चला है। ठीक है, लेकिन रेंज में कितना चला है? इतना नहीं चला है जितना उसके टॉप लाइन बॉटम लाइन में फर्क हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है, ये आप बोलेंगे सर ये फंडामेंटल कहाँ घुसेड़ रहे हो, लेकिन ये बाहर की बात है, इतना तो पता रहता ही है सबको कि मैं ज्यादा नहीं जा रहा, उसके कौन से रेशोज क्या थे क्या नहीं थे पता नहीं। बट मैं ये देखा उसमें, ये कुछ स्टॉक्स जो मल्टी बैगर बनते हैं जहां अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो ये आपको बता सकता है कि क्या हो रहा है। उसका प्रॉफिट 3800 करोड़ से 16,000 करोड़ हो गया इन 10 साल में, 4 फोल्ड। उसका सेल्स जो भी था वो तकरीबन 4 गुना से ज्यादा हो गया, लेकिन शेयर का रिटर्न कुछ नहीं था। जो वैल्यू उसको 2009 में मिली था ना, वही वैल्यू 2023 में मिली, जबकि 4 गुना प्रॉफिट हो गया है। तो भाई अगर उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से भी एडजस्ट करें तो वो शेयर आपको 25% नहीं 5-10% की वैल्यू पे ही मिल रहा है। तो कितना ज्यादा जा सकता है उसका स्कोप उस तरह से देखा जाता है। तो ये हमने कई शेयर देखे हैं, ग्रेविटा देखा था, तीतागढ़ वैगन एक मैंने रिकमेंड किया था 40 रुपए पे, वो 1000 रुपये हो गया। एंजल वन मैंने देखा था। एचडीएफसी एएमसी मैंने पहले बैच में, जनवरी के बाद वो मैंने बैच फिनिश किया, मार्च अप्रैल मई जून 3-4 बैच होने के बाद कहा था कि इसको आप 1500-1600 में ले लेना। इसका पहला टारगेट 2500-3200 से पहले मत बेचना इसको भाई, अगर कोई ले रहा हो तो, क्योंकि वो मेजर टाइम फ्रेम पे है यार, उसको आप 100-200 कमा के मत बेचो। वो 3200 तकरीबन हो गया। एंजल वन ये मैंने कब दिया था, अभी उसी समय 1000 रुपये पे वापस बोला कि ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये आउट परफॉर्मर है और ये इससे में रहेगा, 3000 रुपये हो गया। कई शेयर ऐसे होते हैं क्योंकि उनका हमको थोड़ा अगर उधर थोड़ा सा भी है ना तो अच्छा खासा हो सकता है। और जनरली मैं आपको बताऊं, 25% से ज्यादा पैसे से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। 75% आपको वहीं जाना चाहिए जहां आपका कन्विक्शन है और वैल्यू उसमें दिख रही हो कुछ ना कुछ ना कुछ। अब मैं टीसीएस जो था वो 3000 रुपये आया था, कंपनी ने पहले 45 पे बाई बैक किया था, 22 में 45 पे है ना, मैंने पार्टिसिपेट किया था, 26% ही किया था उसमें। मैं कहा कंपनी 4500 लेके गया है और विद इन साल भर आपको ये शेयर 3000 पे मिल रहा है, तो 3000 से 45 में 50% डिस्काउंट है ना, कंपनी ज्यादा तो किसी को मालूम नहीं है, 3000 पे ले लो। अभी 3000 पे जिसने ले लिया ना, उसका 35% शेयर जो है कंपनी बाईबैक में 4150 पे वापस ले गई। उसके सामने ही हुआ सब। तो ये सब कुछ चीजें आदमी को पता रहनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा है। वहां कुछ फर्क नहीं है, तकास्ती का एक चल रहा है कि यहाँ आईटी में थोड़ा वो है ये, बट वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, वहां रिस्क बहुत कम था। तो वो चीज हमको थोड़ा सा क्वेश्चन लेना चाहिए, ये सब चीजें मैंने नायका भी दिया था, बीपीएल भी दिया था 880 860, जिन्हें लिया 10-15% 20% चलाइए। कुछ नहीं भी चलते, नकारे भी होते हैं, जैसे एसबीआई कार्ड बहुत परेशान कर रहा है, बट मैंने पहले ही कहा भैया इसमें है 150 रुपये लेकर रखना, थोड़ा क्वेश्चन उस हिसाब का काम है। चलता है 50 रुपये फिर वहीं आ जाता है, फिर 50 रुपये चलता है, तो जितनी बार टेस्ट होगा स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है, क्योंकि उसमें भी वही स्टोरी है। उसमें फंडामेंटल वगैरह कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो भाव उसको अक्टूबर 21 में मिल रहा था उससे वो 40% नीचे है। तो ऐसा होता है कई बार, बट पेशेंस का ही मार्केट है, लेकिन आपको पता है कि स्टॉक बढ़िया है, सब कुछ है, कंपनी ठीक है, तो क्या दिक्कत है। ऐसा ही बोल रहा है, एचडीएफसी लाइफ में बीच में आया था, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में हो गया था कबाड़ा, 470-80 रुपये मिल रहा था स्टॉक। मेरा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं इसको, आज वो 700 के आसपास है। तो पैसा कहीं से भी हमको, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बेट से ही, वो भी एक बेट ही है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लोग अलग मानते हैं, बट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म काम है, इन्वेस्टिंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको लॉन्ग टर्म और बगैर उसका काम है, बल्कि अगर कोई टेक्नो फंडा मिला लेता है तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सक्सेसफुल है। दोनों है ही वही काम, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग नहीं मानता, मैं एक ही मानता हूँ, दोनों का ही टारगेट पैसा कमाना है। पैसा ज्यादा ट्रेडिंग से भी कमाया जा सकता है, इन्वेस्टिंग से भी कमाया जा सकता है, बट ये है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर आदमी इसलिए सोचते हैं कि वो लिवरेज प्रोडक्ट मानते हैं या ये मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन लिवरेज है तो
दुधारी तलवार है, वो कट सकता है, तो उसको अगर नॉलेज है तो उससे वो बना भी तो सकता है। इसमें क्या गलत चीज है? अगर उसको फंडामेंटल का थोड़ा सा नॉलेज है, उसके बाद उसके पास टेक्निकल एज है, तो वो फंडामेंटल वाले को कई गुना पीछे छोड़ सकता है। वो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर आदमी को वो अपनी तरह से सोचनी चाहिए। अपने भी उसके अंदर जो है आ, आ, व्यक्तित्व के अंदर भी हमारे भी कुछ जो है गुण दोष हमको पता रहते हैं, तो उनको हमको जो है दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही मार्केट में होता है। तो जब तक गुण दोष पता नहीं करेंगे ना उसको किसी भी चीज की, और जब तक हमको एक भय और लालच से मुक्त नहीं हो जाएंगे ना, तब तक सफल ट्रेडिंग नहीं हो सकती। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 दिन तक मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट रिकवरी करेगा ऐसा या इतना जाएगा, क्यों? क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यह सब यश विधि हाथ है, ये किसी को नहीं पता है। मुझे पता होता कि मार्केट 200 जाएगा, तो मैं 21,000, 121,000, 150, 200 की कॉल्स नहीं लेता काफी क्या कई से करके। लेकिन हाँ, उस तरफ है तो मैं उसी तरफ का कुछ सर्टन मेरा रिस्क तोड़ के और वैसा ही पैसा उधर लगाऊं ताकि इतना बन जाए। ये मेरा काम है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन गलत हूं तो मैं किसके नीचे गलत हुई है मुझे पता है। मैं सही होऊंगा तो कितना आएगा, तो मुझे पता था अगर मेरे 50 पॉइंट जाएंगे तो बनिस्बत मेरे 250 पॉइंट आएंगे। ये मुझे मालूम था। तो ये जो चीज है ना, ये हमको पहले कंसिडर करके फिर हमको एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए। तो पहले ट्रेड प्लान करना है, बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट कराना है। उसके बाद आउटकम क्या आता है वो हमको नहीं पता है, क्योंकि आउटकम तो किसी को भी नहीं पता। जो चीजें हमारे जोन में है हमको उसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे जोन में क्या है? केवल ट्रेड डालना, उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करना। बाकी टारगेट भी हम तय नहीं कर सकते, वो भी किस हिसाब से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे हमको तय करना है। जोन में क्या है हमारे? रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली। किसकी क्या खबर आएगी, किसका क्या इंपैक्ट होगा, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, कब क्या हो जाए, किसको मालूम है? ये तो इस ब्रह्मांड में हजारों गोले हैं, पता नहीं कौन सा किसकी जगह किस एक्स पर किस स्पीड से घूम रहा है। तो हमारे हाथ में क्या है यार? हमको फालतू क्यों टेंशन लेना है? हमको ये देखना है यार, ये भाव ये है, इसके नीचे जाएगा तो मैं गलत हूँ, इसके ऐसे रहेगा तो मैं सही हूँ, बस इतना मैं समझता हूँ। इसके ज्यादा मुझे समझने की जरूरत नहीं है, ना मैं समझने में जाना चाहता हूँ। क्योंकि ना तो मैं कंपनियों के कोई प्रमोटरों को जानता हूँ, ना मैं कोई ऑपरेटर को जानता हूँ, और ना मैं जो है किसी आरबीआई की गवर्नर वर्नर की बात में सुन के उसमें यकीन करता हूँ। कि मुझे ऐसा मालूम है कि अगर आरबीआई की रेट कट करने से मार्केट बढ़ते हो, तो मैंने आरबीआई के रेट कट होने पे टॉप भी बनते देखे। अगर कोई बोलता है युद्ध के कारण मार्केट टूटते हैं, तो मैंने एक अच्छी कंडीशन में मार्केट में टॉप बनते देखे, और सबसे बेकार कंडीशन में मार्केट में बॉटम बनते देखे। जहां पर आदमी को ये नहीं पता मैं बचूंगा कि भी नहीं, उस समय मार्केट में बॉटम बनते हैं। और जब उसको पता पड़ जाती है कि मैं बहुत बढ़िया जोन में हूं, तब मार्केट में टॉप बनते हैं। तो ये पूरा जो है चलाने वाला कोई और ही है। तो जो चलाने वाला है ना, हम तो उसके साथ हो लेंगे। हम तो ये जानते हैं भाई, जैसे तेरे तू जाने, अगर तू मरेगा तो हम भी मरेंगे। तो इसलिए वो कहा गया कि डो नॉट ट्राई टू लीड द मार्केट और मेक द मार्केट, फॉलो द बिग मैन हु मेक बिग मनी एंड यू विल मेक। क्योंकि वो ट्रेंड सेट करने आ रहा है, वो पैसा बनाएगा, तो आप भी पैसा बनाएंगे। इफ यू कांट बीट देम, जस्ट फॉलो देम। अगर आप उनको हरा नहीं सकते ना, तो उनके साथ हो लो, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। तो ये सब चलता रहेगा जी।